हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश के अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ये करंट अफेयर आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होंगे, क्योंकि इसमें हम हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव में जितनी भी न्यूज़ हैं प्लस उनकी एक्सप्लेनेशन और जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से भी फ्रेम हो सकता है उसको भी स्टडी करेंगे। बाइलिंगुअल ये वीडियो होगा आपके लिए। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कितने ई हाइड्रोफॉयल जो है वो परचेज करने जा रही है। ई हाइड्रोफॉयल एक तरीके की बोट होती है, टाइप ऑफ बोट, जो आप वीडियो में भी देख सकते हैं फोटो में यहाँ, ठीक है। तो ध्यान रखिए 13 आपके ई हाइड्रोफॉयल जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट परचेज करेगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ से परचेज किए जाएंगे तो ये मुंबई से परचेज किए जा रहे हैं। और परचेज कर कौन रहा है तो ये वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो है आपका उसके द्वारा परचेज किए जाएंगे, और वाटर स्पोर्ट्स सेंटर आपका बिलासपुर में है, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ का है, कौन सी जगह पे है। तो बिलासपुर वाला जो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है वो 13 ई हाइड्रोफॉयल मुंबई से परचेज करेगा अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है जीरो इन्फेक्शन, जीरो डेथ, जीरो डिस्क्रिमिनेशन। ये एक तरीके का कैंपेन है, 30 कैंपेन। ये कौन सी डिसीज के अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट चला रही है ये आप बताएंगे। तो इसका सही आंसर है एड्स के अगेंस्ट ये कैंपेन चलाया जा रहा है कि हम ना तो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकेंगे, प्लस डेथ को क्या करेंगे, रोकेंगे। और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का ये मिशन है कि 2030 तक एड्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सिमिलर टारगेट 2030 तक एड्स को इरेडिकेट करने का सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, ठीक है। तो सेम टारगेट है दोनों के, 2030 तक एड्स को इरेडिकेट कर देना। नेक्स्ट है कौन सी जगह पे, 2 जगह पे हिमाचल प्रदेश के कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स बेसिकली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं। तो ये कौन सी जगह पे आपके सेटअप किए जा रहे हैं तो काला अम्ब और गोंदपुर, यानी कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूं तो सिरमौर और ऊना में आपके ये जो 2 प्लांट है सीवेज ट्रीटमेंट ये सेटअप किए जाएंगे। नेक्स्ट है डॉक्टर गौरव शर्मा जो कि हमीरपुर के रहने वाले हैं। ये कौन सी कंट्री के एमपी इलेक्ट हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको फोटो में देख सकते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। तो ये हिमाचल के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और ये न्यूजीलैंड के एमपी इलेक्ट हुए हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हमीरपुर की कौन सी पर्सनैलिटी न्यूजीलैंड में एमपी के तौर पे अभी अभी इलेक्ट हुई है, तो डॉक्टर गौरव शर्मा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एसोफिटिडा, यानी कि हींग की वैरायटी जो होती है, पहली सैपलिंग जो है वो CSIR IHBT यानी कि जो आपका बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश में वो प्लांट करेगा, और ये 11,000 फीट की ऊंचाई पे आपकी हींग का पौधा लगाया जाएगा। ये कौन सी जगह पे सबसे पहले लगाया जा रहा है ये आप बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ये क्वारिंग विलेज जो है आपका लाहौल का, लाहौल डिस्ट्रिक्ट में ये पहला सैपलिंग लगाया जा रहा है हींग का। सबसे पहली बात, अगर पूछा जाए पूरे कंट्री में कौन सा ऐसा स्टेट है जो पहली बार हींग का कल्टीवेशन करेगा तो वो हिमाचल प्रदेश है। कहाँ पे किया जा रहा है, लाहौल में किया जा रहा है। अभी तक हींग जो है वो हमारे इंडिया में कल्टीवेट नहीं किया जाता था। गवर्नमेंट का डाटा ये बताता है कि हम ऑलमोस्ट 1200 टन की जो रॉ हींग है जो कि 600 करोड़ की आती है उसको हम डिफरेंट कंट्रीज से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज से करते हैं, ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो पहली बार हम हींग का पौधा कहाँ लगाएंगे, लाहौल में लगाएंगे, क्वारिंग विलेज में, जो कि 11,000 फीट की ऊंचाई पे है। नेक्स्ट है मेगा 3G एक्वेरियम प्रोजेक्ट आपका कौन सी सिटी में सेटअप किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश की। ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, अब इस पे काम जो है बहुत तेज हो गया है। तो ध्यान रखेंगे धर्मशाला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये आपका 3G एक्वेरियम प्रोजेक्ट जो है सेटअप किया जा रहा है। अगर धर्मशाला के अंदर जगह पूछी जाए तो चैतड़ू नाम की जगह है जहाँ पे ये आपका जो 3G एक्वेरियम प्रोजेक्ट है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा दलाई लामा टेम्पल, HPCA क्रिकेट स्टेडियम जो है ये भी आपका धर्मशाला में सेटअप करने की
वो चल रही है योजना, ताकि यहाँ पे टूरिज्म को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। तो ये मेगा एक्वेरियम प्रोजेक्ट धर्मशाला में जो होगा, ये पहला है ऐसा प्रोजेक्ट जो कि स्टेट में डेवलप किया जा रहा है। मतलब इससे पहले मेगा 3G एक्वेरियम प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो पहला वाला धर्मशाला में सेटअप किया जाएगा। 1 हेक्टेयर का लैंड इसके लिए यूज होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल, सबसे लंबी रेल टनल दुनिया की जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनाई जाएगी। ये कौन से स्ट्रेटेजिक ट्रैक पे, कौन से रेलवे ट्रैक पे बनाई जाएगी, इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप। तो ध्यान रखेंगे, बिलासपुर लेह रेल ट्रैक जो है आपका, मतलब ये बिलासपुर को लेह से क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। ये सबसे लंबी ट्रैक होगी अभी तक की दुनिया की। इसकी लेंथ अगर पूछी जाए तो 10.5 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। और ये कौन से पास के पास पड़ती है, तो टांगलंग पास जो है आपका उसके पास है। ये वाला पास आपका लाहौल स्पीति और लेह के बिल्कुल करीब पड़ता है, ठीक है, टांगलंग टनल, ठीक है। तो इसी के पास आपकी ये रेल टनल बनाई जाएगी, इसका ये नाम है क्योंकि इसके पास ये पास पड़ता है। ट्रैक कौन सा है, बिलासपुर लेह रेल ट्रैक। नेक्स्ट है अटल टनल, जो कि बहुत न्यूज में थी, फेमस थी, इनॉग्रेशन हो चुका है इसका। अटल टनल के बाद कौन सी ऐसी टनल है जो कि लेह को पूरी तरह से ऑल वेदर कनेक्ट करेगी, मतलब चाहे गर्मी सर्दी किसी भी तरीके की मौसम हो, लेह के साथ कनेक्टिविटी बनी रहेगी आपकी। पहली तो अटल टनल है जो लेह के साथ आपकी ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। दूसरी कौन सी टनल प्रपोज की गई है जो कि लेह के साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी, तो ध्यान रखेंगे शिंकुला टनल है इसका नाम, ये हिमाचल प्रदेश से ही होके जाएगी। तो ये टनल जो आपकी है लेह के साथ कनेक्ट करेगी हिमाचल प्रदेश को, और ये भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी आफ्टर अटल टनल, ठीक है। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो है वो फ्रूट कल्टीवेशन को क्या कर रहा है, फंडिंग कर रहा है हिमाचल प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है ये, स्टैटिक पोर्शन में आपने कवर किया होगा डेफिनेटली। तो ये जो फ्रूट कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए फंड दिया जा रहा है बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये कौन सी स्कीम, कौन से प्रोजेक्ट के अंडर दिया जा रहा है, ये आप बताएंगे। ये हमने ऑलरेडी अपने इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन कवर किया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी हमने अपने इकोनॉमिक सर्वे में कवर किए हैं, उसका वीडियो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है HP शिवा प्रोजेक्ट, यानी कि हिमाचल प्रदेश शिवा प्रोजेक्ट आपका अगर पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में फ्रूट कल्टीवेशन यानी कि हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। इसमें आपका सहायक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये प्रोजेक्ट का कीमत अगर पूछा जाए तो 100 करोड़ रुपया इसके लिए अलॉट किया गया है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, HP शिवा प्रोजेक्ट हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। नेक्स्ट है 3 न्यू एलिमेंट्री, मतलब प्राइमरी लेवल पे, फिर हायर लेवल पे, फिर वोकेशनल एजुकेशन के चैनल्स जो हैं, ये 3 नए चैनल हिमाचल प्रदेश में किसने लॉन्च किए हैं, ये आप बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे में देखा था कि हिमाचल प्रदेश ने ई एजुकेशन के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। क्यों लिए हैं, क्योंकि कोविड के टाइम स्कूल जो थे वो बंद हो गए, तो हिमाचल प्रदेश इकलौता ऐसा स्टेट था जिसने ई एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया। और अब इन्होंने क्या किया है, ई एजुकेशन को सारे लेवल्स पे कंप्लीट कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये एक आपका चैनल जो है तीनों लेवल पे लॉन्च किया गया है, ये आपका जियो टीवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तीनों लेवल पे चैनल्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो व्हाट्सएप ग्रुप चलाया गया था जो कि प्री नर्सरी से 12th स्टैंडर्ड तक कवर करता था ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। फिर ज्ञानशाला प्रोग्राम अगर पूछा जाए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का है, तो ये हिमाचल प्रदेश का है, और ये प्रोग्राम आपका दूरदर्शन शिमला चैनल जो है आपका उसके थ्रू चलाया जा रहा था 10th और 12th के बच्चों को क्लासेस देने के लिए। नेक्स्ट है कौन सा IIT है जिसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या किया है, साइन किया है सीडेक पुणे के साथ। क्यों साइन किया है, ताकि सुपर कंप्यूटिंग की जो फैसिलिटी है वो 17 करोड़ रुपए में सेटअप की जा सके। मतलब ये आपका जो IIT है वो है मंडी। IIT मंडी ने सीडेक पुणे के साथ मिलकर ये कोशिश करी है कि IIT मंडी में सुपर कंप्यूटिंग की फैसिलिटी जो है वो लेके आई जा सके, और इसका कीमत होगा 17 करोड़ रुपए। सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि आपके नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत तेज वर्क करते हैं, और ये एक काम नहीं बल्कि मल्टीटास्क कर सकते हैं एक ही टाइम पे एक्यूरेसी के साथ।
नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश कौन से टाइप की फिश फार्मिंग जो है वो शुरू करेगा, कौन सी टेक्निक होगी, रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। और ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर काम करेगी। ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है फिश फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। तो इसके अंडर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कौन से टाइप की फिश फार्मिंग करेगी, RAS टेक्नोलॉजी के साथ। तो ध्यान रखेंगे लैंड बेस्ड फिश फार्मिंग होगी आपकी। ये लैंड बेस्ड क्यों होगी, ये RAS टेक्नोलॉजी की वजह से होगी। RAS टेक्नोलॉजी आपकी है क्या, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए आपको बताना है रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम क्या है। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आप डेफिनेटली इसके बारे में जानते होंगे। पहला ऑप्शन कहता है ये इनोवेटिव फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है जिसमें हम हाई डेंसिटी का फिश प्रोडक्शन जो है वो इंडोर टैंक्स में, मतलब आउटडोर टैंक्स नहीं, इंडोर टैंक जो कि घरों में भी रखे हों उनमें भी कंट्रोल इन्वायरमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, फिश का पालन कर सकते हैं। और पानी को हम रीयूज कर सकते हैं, जो कि आपका वेस्ट वाटर है उसको फिल्टर करेंगे, रीयूज करेंगे इस टेक्नोलॉजी में। तो बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट एकदम सही है। रीसर्कुलेशन का मतलब ही हो गया कि जो वाटर ऑलरेडी यूज किया जा चुका है उसको हम फिल्टर करेंगे, रेमेडी करेंगे, उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और उसको यूज करेंगे, दोबारा से रीयूज करेंगे, किसके लिए, फिश प्रोडक्शन के लिए। इंडोर टैंक में हम इसको यूज करेंगे। सेकेंड आपका पॉइंट जो है वो गलत है क्योंकि ये बात कर रहा है कि इसमें हम फिश को आउटडोर टैंक में फ्रेश वाटर से वो करेंगे, रेयर करेंगे, पालन पोषण करेंगे। तो गलत है क्योंकि रीसर्कुलेटरी में फ्रेश वाटर यूज नहीं होगा, आपका रीयूज्ड वाटर यूज होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 44 परमानेंट मेजर ब्रिजेस जो हैं वो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ऑल ओवर द कंट्री जो है वो खोले जाएंगे। इनमें से कितने ब्रिजेस जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के मनाली लेह हाईवे में ओपन किए जाएंगे, कितने पुल मनाली लेह हाईवे में खोले जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपके 2 ब्रिजेस जो हैं वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है ओपन किए जाएंगे जल्दी ही। और कौन से हाईवे पे किए जाएंगे, मनाली लेह हाईवे पे। ब्रिजेस का नाम अगर पूछा जाए तो डारचा ब्रिज और पलचन ब्रिज हैं, ये मनाली लेह रोड पे जल्दी से बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट ने कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिया है धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कैपेसिटी पूछी जाए तो 66 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और इसके लिए कितने रुपए दिए गए हैं, ये आपके 687 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अगर पूछा जाए धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका हमीरपुर में बनाया जाएगा। ये बहुत लंबे टाइम से डिले हो रहा है प्रोजेक्ट, अब इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत हवा चल रही है जल्दी से। तो ध्यान रखेंगे ये ब्यास रिवर पे सेटअप किया जा रहा है। नेक्स्ट है अटल टनल के बारे में। हम सब जानते हैं अटल टनल रोहतांग में है और ये 3000 मीटर की ऊंचाई पे बनाई गई है हिमाचल प्रदेश में। इसका इनॉग्रेशन किया जा चुका है। तो आप बताएंगे इसकी लेंथ कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर। इसके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। पहली चीज ध्यान रखेंगे, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। 3300 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है इस टनल को बनाने के लिए। और ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अगर आपसे पूछी जाए तो अटल टनल है। और ये मनाली को लाहौल स्पीति वैली के साथ क्या कर रही है, कनेक्ट करती है। ये टनल जो है पीर पंजाल रेंज में बनाई गई है। अगर हिमालयन की रेंज पूछी जाए तो पीर पंजाल रेंज में बनाई गई है क्योंकि रोहतांग पास आपका उसी रेंज में पड़ता है। तो यहाँ पे ये टनल कंस्ट्रक्ट की गई है। नेक्स्ट है कौन से फार्मर हैं जिन्होंने 17.230 किलोग्राम की कैबेज जो है वो प्रिपेयर की है नेचुरल फार्मिंग के थ्रू, मतलब कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं किया, नेचुरल तरीके से ये गोभी जो है ये उगाई है और रिकॉर्ड सेटअप किया है। देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं कितनी बड़ी गोभी है और ये बहुत नेचुरल मेथड्स के साथ उगाई गई है। किसी भी तरीके का केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया गया इसमें। तो ये आपके सुनील ठाकुर हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं। इन्होंने ये नेचुरल फार्मिंग जो यूज करी, इन्होंने सुभाष पालेकर जी से इंस्पायर हो के ये चीज करी है। सुभाष पालेकर महाराष्ट्र के हैं। इन्होंने 0 बजट नेचुरल फार्मिंग का प्रॉपर यूज और टेक्निक्स जो हैं वो कंट्री को बताई हैं। ठीक है, मतलब किस तरीके से हम 0 बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होती है कि हमारा खर्चा नहीं होगा, हम नेचुरल मेथड से फार्मिंग को कर सकते हैं।
रादर देन हम जाके पेस्टिसाइड खरीदें, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स खरीदें। तो नेचुरल मेथड से हम कैसे फार्मिंग करेंगे कम खर्चे में, ये सुभाष पालेकर जी ने सिखाया है। और इन्हीं से इंस्पायर होकर सुनील ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं, इन्होंने गोभी जो है वो सबसे बड़ी वाली हैवी वाली नेचुरल फार्मिंग के थ्रू बनाई है और रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया है। आईआईटी मंडी का आपको रैंक बताना है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। इस रैंकिंग के थ्रू पता लगता है कि डिफरेंट आईआईटीज में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं एजुकेशन के, उनमें इनोवेशन का अचीवमेंट कितना हुआ है, वहाँ पे इनोवेटिव काम हो रहा है, रिसर्च डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ध्यान रखेंगे ये आपका 7वें नंबर पे रहा है। ये रैंकिंग जो है ये वाइस प्रेसिडेंट जी ने अनाउंस करी है। और अगर पूछा जाए कि आईआईटी जो मतलब आईआईटी मंडी जो है वो सेकंड जनरेशन आईआईटी में कौन से नंबर का था जो इस रैंकिंग में आया, तो ये सिर्फ इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सेकंड जनरेशन आईआईटी से इस रैंकिंग में आया है। देखिए आईआईटी डिफरेंट जनरेशन के होते हैं, सबसे पुराने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में से आपका केवल और केवल आईआईटी मंडी है जो कि अटल रैंकिंग में डेब्यू कर चुका है 7वें नंबर पे। नेक्स्ट है कौन से मेंबर हैं हिमाचल प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन के जिनका अभी अभी अपॉइंटमेंट किया गया है। ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है और ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993 के अंडर आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो संयुक्त किया गया था। तो ध्यान रखेंगे इनका नाम है जस्टिस अवतार चंद डोगरा और ये आपके मेंबर अपॉइंट हुए हैं हिमाचल प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन के। आप इनका पिक देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये कितने दिन का फेस्टिवल होता है और हर साल इसमें लाखों लोग, हजारों लोग जमा होते हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम हुआ क्योंकि कोविड की वजह से बहुत कम लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और जो इवेंट्स होते हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं चलाए गए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका 7 दिन का इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा होता है। ठीक है, कुल्लू में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का जिसने कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में टॉप किया है। किस लिए टॉप किया है? क्योंकि इस योजना को उस डिस्ट्रिक्ट ने बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का मंडी डिस्ट्रिक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सड़क योजना पे है, क्योंकि न्यूज़ में सड़क योजना चली है तो क्वेश्चन किसी भी एंगल में आ सकता है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन बताएंगे आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। पहला ऑप्शन कहता है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब इसमें सेंटर भी थोड़ा पैसा देगी, थोड़ा पैसा स्टेट का भी रहेगा। तो ये पॉवर्टी रिडक्शन के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। ग्राम सड़क योजना मतलब हम सड़क बनाएंगे, सड़कों का डेवलपमेंट करेंगे। देखिए जिस जगह पे सड़क पहुंच गई वहां डेवलपमेंट अपने आप पेनिट्रेट हो जाता है धीरे धीरे। तो ध्यान रखेंगे ये बिल्कुल सही पॉइंट है, इससे पॉवर्टी रिड्यूस होगी। सेकंड कहता है इस स्कीम की एलिजिबिलिटी के लिए जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उनकी पॉपुलेशन 500 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए अगर वो प्लेन एरियाज में वास करते हैं, प्लेन एरियाज में रहते हैं। हिल स्टेट्स के लिए, डेजर्ट एरिया के लिए और ट्राइबल एरिया के लिए 250 से ऊपर पॉपुलेशन अगर होगी तो ही उस एरिया में ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश कौन सी कैटेगरी में आएगा? आपका हिल स्टेट की कैटेगरी में आएगा। जिस हिमाचल प्रदेश के कौन से एरिया की पॉपुलेशन 250 या उससे ज़्यादा है तो वहाँ ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जा सकेगी। फॉर प्लेन एरियाज 500 से ज़्यादा पॉपुलेशन चाहिए। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट्स हैं आपके दोनों, और ये रूरल एरियाज में ही आपकी इम्प्लीमेंट की जाती है, ग्रामीण इलाकों में। थर्ड कहता है कि इसके लिए जो फंडिंग है 60% फंडिंग आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, बाकी की बची हुई स्टेट गवर्नमेंट देती है। और अगर हिल स्टेट्स की बात करें, पहाड़ी इलाकों की, तो उसमें 90% आपका फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% स्टेट देता है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट में बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें हिल कैटेगरी में है तो इस स्कीम के अंतर्गत 10% खर्चा हिमाचल प्रदेश उड़ाएगा, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। फोर्थ पॉइंट कहता है कि ये जो स्कीम है ये अपने पहले फेज में अभी चल रही है। पहला फेज है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1। तो गलत पॉइंट है। ये स्कीम कब से चलाई जा रही है? तो ये अभी आपकी थर्ड फेज में चल रही है। मतलब डिफरेंट फेजेस में हम विलेजेस को कवर करेंगे, वहां पे रोड्स को डेवलप करेंगे। तो फोर्थ आपका जो है वो गलत हो गया। तो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है 4। तो ये स्कीम्स के सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए इनको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट नोट कर सकते हैं आप।
अगला है पीएम कुसुम योजना के बारे में। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत आपको बताना है कितनी सब्सिडी जो है वो दी जा रही है फार्मर्स को अगर वो सोलर पंप्स इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने फील्ड में। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत एक्चुअल में है क्या कि फार्मर्स जो हैं उन्हें सोलर पंप लगाने के लिए कि वो अपने खेतों में सोलर पंप लगाएं ताकि वहां से एनर्जी प्रोड्यूस हो और फिर वो इरिगेशन के लिए वही एनर्जी यूज कर सकें। अगर सोलर पंप लगाने हैं तो उसके लिए सब्सिडी दी जा रही है, कितनी % सब्सिडी है ये आप बताएंगे इस योजना के अंतर्गत। सारे फार्मर्स को दी जाएगी, ध्यान रखेंगे, ऑल क्लासेस ऑफ फार्मर फॉर द इरिगेशन पर्पस अगर वो सोलर पंप लगाना चाहते हैं। तो ये आपकी 85% सब्सिडी देगी आपकी गवर्नमेंट पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 9th एडिशन जो है वो डिजिटल डेब्यू कर चुका है, क्योंकि हम सब जानते हैं पैंडेमिक की वजह से गैदरिंग जो है वो नहीं की जा सकती। तो डिजिटल मेन्यू, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो इस साल मनाया गया। तो इसका 9th एडिशन कहाँ पे अभी शुरू हुआ, मतलब कहाँ ये सेलिब्रेट किया गया डिजिटल फॉर्मेट में, तो ये आपका धर्मशाला यानी कि कांगड़ा में इसका इनॉग्रेशन किया जा चुका है। नेक्स्ट है कितने % रिजर्वेशन हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट प्रधान की पोस्ट के लिए देगी विमेन को, ये आप बताएंगे। जो पंचायती राज इलेक्शन होते हैं उसमें जो प्रधान की पोस्ट होती है उसमें विमेन को यानी कि औरतों को कितने % रिजर्वेशन देने का कहा गया है बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो इम्पॉर्टेंट है 50%। तो अगर मैं बात करूं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जिसके अंतर्गत पंचायती जो आपके सिस्टम थे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। तो इसके अंतर्गत 73rd अमेंडमेंट के अंतर्गत आपका 1/3 मतलब होता है रिजर्वेशन विमेन को, यानी कि 33% विमेन को रिजर्वेशन दी जाती है सीट्स में। लेकिन हिमाचल प्रदेश ने क्या कहा है कि प्रधान की पोस्ट के लिए हम 50% रिजर्वेशन देंगे औरतों को, किसके थ्रू, पंचायती राज इलेक्शंस के थ्रू। अगला है कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स द ओनली स्टेट फ्रॉम नॉर्थ। नॉर्थ में ऐसा कौन सा स्टेट है जो इकलौता स्टेट है जो कि 3rd रैंक हासिल किया है, किस कैटेगरी में, स्मॉल कैटेगरी में पब्लिक अफेयर इंडेक्स की। पब्लिक अफेयर इंडेक्स बताता है कि पब्लिक डीलिंग, पब्लिक गवर्नेंस जो है वो कैसी है पर्टिकुलर स्टेट की। तो नॉर्थ में आपका इकलौता स्टेट जो है स्मॉल कैटेगरी में वो हिमाचल प्रदेश है जो 3रे नंबर पे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में निकालता है इंडेक्स को। लार्ज स्टेट की रैंकिंग अलग होगी, स्मॉल की अलग होगी। तो आपका हिमाचल प्रदेश स्मॉल कैटेगरी में आता है और इसी स्मॉल कैटेगरी में अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश ने कौन सा रैंक हासिल किया, तो ये 3rd रैंक हासिल किया है। ये जो रिपोर्ट है आपकी, ये पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु के द्वारा ये इंडेक्स निकाली जाती है और ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इम्पॉर्टेंट है, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश 2018 में भी बेस्ट गवर्नड स्टेट रहा था और सेकंड बेस्ट रहा था 2019 में। इस साल इसकी पोजीशन 3rd हो गई है, मतलब इस साल इसकी रैंक आई है 3rd, पिछले साल कितनी थी, 2nd। तो रैंक पिछली बार से थोड़ी कम हुई है, 3rd पे चला गया, लेकिन अभी भी ये इकलौता ऐसा स्टेट है नॉर्थ में जो कि 3rd नंबर पे आया है। नेक्स्ट है कितने क्लीनलीनेस कैफेज जो हैं वो खोले जाएंगे, यानी कि स्वच्छता कैफे जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में 2023 तक। कितनी लागत के साथ, 10 करोड़ लागत के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छता कैफे किस लिए हैं, ये प्रमोट करने के लिए हैं, क्लीनलीनेस को, सफाई की महत्वता को बताने के लिए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे 100 आपके जो हैं कैफे वो खोले जाएंगे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में। अगर साल पूछा जाए कि 2023 तक ये आपके स्वच्छता कैफे खोले जाएंगे और इसकी लागत होगी 10 करोड़ रुपए। 100 स्वच्छता कैफे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इसको सेटअप करने जा रही है। इसमें क्या होगा, प्लास्टिक को प्रॉपर कलेक्ट किया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा, सफाई को मेंटेन किया जाएगा लोकल बॉडीज के लेवल तक। नेक्स्ट है पहला स्वच्छता कैफे आपको बताना है स्टेट का कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया जा चुका है, खोला जा चुका है। अगर बात करूं कौन सी ग्राम पंचायत में खोला गया, तो ग्राम पंचायत है रडियाली जो कि नालागढ़ एरिया में है, ठीक है। तो ये आपका कौन सी जगह पे खोला गया सबसे पहला, तो ये सोलन आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सबसे पहला कैफे खोला गया। दूसरा कैफे आपका कुल्लू में खोला गया। आपसे दोनों पूछा जा सकता है, सबसे पहला सोलन में खोला गया, दूसरा आपका
नगर में यानी कि जो कि कुल्लू में है वहां पे खोला गया। 2 स्वच्छता कैफे ऑलरेडी ओपन किए जा चुके हैं। 100 का टारगेट है हिमाचल प्रदेश का कि हम 100 कैफे खोल देंगे 2023 तक। नेक्स्ट, स्वच्छता कैफे के बारे में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है क्योंकि न्यूज में रेगुलरली 3-4 बार आया तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि ये पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लास्टिक वेस्ट को प्रॉपरली कलेक्ट करेंगे और ये बताएंगे कि लोगों को कितना कम से कम प्लास्टिक जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए, प्लस जो भी आपके कूड़ा करकट उठाने वाले होते हैं उनको प्रॉपरली आपको अलग से प्लास्टिक वेस्ट देना है या कि मिक्स ना हो पाए सारा वेस्ट, ताकि हमारा जो वातावरण है वो सही रहे। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। सेकंड कहता है स्वच्छता कैफे जो है वो विलेज हार्ट स्कीम के अंडर जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे जहाँ पे विमेन को भी जॉब्स मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, क्योंकि जो विमेन है वो आपकी गिलोय, नीम लीफ पाउडर, होममेड पिकल्स, ये सारी चीज़ें भी बनाएंगी वहाँ पे बैठ के, और उसी स्कीम के अंतर्गत क्या करती हैं, विमेन विलेज हार्ट स्कीम में अपने सामान को बेचती हैं। तो स्वच्छता कैफे इसी का पार्ट होगा विलेज हार्ट स्कीम का। विलेज हार्ट स्कीम होती है गांव लेवल की छोटी मार्केट, ठीक है, जहां पे विमेन के द्वारा छोटी छोटी बनाई हुई चीजें, चाहे वो गिलो हो, होममेड पिकल हो, मुरब्बा हो, आटा हो, वो सब मिलता है। तो स्वच्छता कैफे इसी के अंतर्गत आपका काम करेगा। ये प्रोग्राम जो है विलेज को कम्प्लीटली फ्री कर देगा प्लास्टिक के यूज से, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक भी नहीं होगा आपका गाँव में। इसका ये पर्पस है आपके स्वच्छता कैफे का। ये पॉइंट भी सही है, तो चारों ही पॉइंट आपके सही हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए हैं जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। इस प्रोजेक्ट की डिटेलिंग हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे में करी थी क्योंकि ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिक सर्वे में बहुत डिटेल में मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपको बस नोट ये रखना है कि हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है इसकी फंडिंग जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा की जा रही है और कितने करोड़ दिए जा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे 321 करोड़ रुपए आपके जापान की एजेंसी दे रही है इस प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट है कितने डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के जो कि हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। तो देखिए मैंने पीछे बताया इसकी फंडिंग जापान की एजेंसी कर रही है जीका, ठीक है। तो ये आपके 5 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। 5 डिस्ट्रिक्ट का नाम अगर ध्यान रख सको तो रख सकते हो, इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और ऊना, इन जगह पे आपका हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो कि जीका के द्वारा फंडेड किया जा रहा है। अगला है टेस्ट एंड ट्रीट एंड मिशन संपर्क। ये दोनों आपकी जो कैंपेन है ये कौन सी बीमारी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। तो देखिए ये आपकी एड्स से संबंधित है। मिशन संपर्क का मतलब क्या हुआ कि जो भी एड्स के पेशेंट हैं आप उनको ढूंढेंगे, अगर आपके संपर्क में वो आते हैं तो आपको उनको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो होती है एड्स की उसके बारे में बताएंगे, उनको रजिस्टर करवाएंगे ताकि उनको ये थेरेपी टाइमली मिल सके, ठीक है। तो मिशन संपर्क और टेस्ट एंड ट्रीट ये आपका एड्स से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने डिसाइड किया है कि वो बल्क ड्रग पार्क जो है वो सेटअप करेगी। इसके लिए सेंटर को प्रपोजल दे दिया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। ये जो बल्क ड्रग पार्क है मतलब यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेटअप होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। अब हमें अपने लेवल पे ड्रग्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जब पैंडेमिक आया था तो चाइना से बहुत सारी चीज़ें, दवाइयाँ, सबकी जो है कमी हो गई थी इसकी वजह से। देखिए ये जो पार्क है ये तब सेटअप करने की बात हुई जब दवाइयों की सप्लाई पैंडेमिक के टाइम पे इंटरप्ट हो गई थी, ठीक है। इसके लिए 1000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट दे रही है जिस जगह पे भी ड्रग पार्क्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ये वाला ड्रग पार्क आपका ऊना में लगेगा। ऐसे ही डिफरेंट स्टेट्स हैं जिस जगह पे डिफरेंट ड्रग पार्क्स जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, अभी तक सेंटर ने कहा है कि पूरे कंट्री में हम कितने ड्रग पार्क लगाएंगे, 3। आपसे नंबर पूछा जा सकता है, पूरे कंट्री में 3 ड्रग पार्क्स लगेंगे और हिमाचल की गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 ड्रग पार्क आप ऊना में भी लगा दीजिए जिसका प्रपोजल दिया जा चुका है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ये कब सेलिब्रेट होता है, हर साल आप बताएंगे। ये क्वेश्चन क्यों फ्रेम हुआ है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हर साल इस दिवस को मनाती है और लोगों को डिजास्टर से अवगत करवाती है, कैसे उसके
इम्पैक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस भी जनरेट करती है। तो ये आपका हर साल 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, सॉरी 13 अक्टूबर, रॉन्ग हो गया, 13 अक्टूबर को आपका हर साल ये मनाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर को सेंडाई टारगेट कैंपेन जो है, सेंडाई एक फ्रेमवर्क था जो बताता है डिजास्टर से कैसे हैंडल करना चाहिए। ये जापान का फ्रेमवर्क है। तो अगर पूछा जाए सेंडाई फ्रेमवर्क कौन सी चीज से संबंधित है, तो ये आपका डिजास्टर से संबंधित है, ठीक है। और हर साल हम अपना जो डिजास्टर रिडक्शन डे है वो 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो हर बार एक कैंपेन जो है डिजास्टर अवेयरनेस के लिए ऑर्गेनाइज करती है। और किस लिए ऑर्गेनाइज करती है, ताकि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन जो कि 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है उसकी महत्वता जो है, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो लोगों को समझाई जा सके। तो ये कैंपेन जो है ये 2011 से शुरू की गई थी। आपकी इस कैंपेन का नाम है स्मर्थ कैंपेन। अगर पूछा जाए स्मर्थ कैंपेन हर साल हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट किस लिए लेके आती है, तो डिजास्टर रिडक्शन से रिलेटेड ये आपकी कैंपेन है, जिसमें डिफरेंट इवेंट्स जो हैं वो 2 हफ्ते तक चलाए जाते हैं ताकि लोगों को डिजास्टर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया जा सके। अगला है कौन सा ऐसा वीक है जो कंट्री में 2 से 8 अक्टूबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरा और फोना मतलब हमारे जीव जंतु और हमारे जो भी वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। तो ये आपका वाइल्ड लाइफ वीक है। क्वेश्चन में ही आपको एक आंसर मिल गया पॉइंट। देखिए पहला वाइल्ड लाइफ वीक अगर पूछा जाए तो 1957 में सेलिब्रेट हुआ था। और अगर पूछा जाए कि वाइल्ड लाइफ वीक कब सेलिब्रेट होता है, तो 2 से 8 अक्टूबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने 5 करोड़ का प्लान जो है वो कौन सी लेक की डेवलपमेंट के लिए बनाया है, ये आप बताएंगे। ये इसलिए डिसीजन लिया गया जब वाइल्ड लाइफ वीक देखिए सेलिब्रेट किया गया, 69th वाइल्ड लाइफ वीक जब सेलिब्रेट किया गया तब ये डिसीजन लिया गया कि 5 करोड़ रुपए एक लेक के लिए दिए जाएंगे ताकि उस लेक का पोटेंशियल जो है वो बढ़ाया जा सके और वहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो और भी ज़्यादा विजिट कर सकें। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लेक है पोंग लेक, ठीक है। पोंग लेक में इको टूरिज्म को डेवलप करने के लिए आपका ये जो है 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कब दिए गए, वाइल्ड लाइफ वीक के टाइम पे। नेक्स्ट बात करते हैं पोंग डैम वेटलैंड्स की। क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि पोंग लेक न्यूज में था। इनकरेक्ट ऑप्शन बताएंगे, गलत कौन सा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, इनकरेक्ट पूछा है। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है पोंग एक मैन मेड वेटलैंड है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पोंग डैम जो है वो हमारी कंस्ट्रक्शन से बनाया गया, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया और ब्यास रिवर पे बना हुआ है, मैन मेड है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड कह रहा है ये रिजर्वायर जो है इसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी आपका एकदम सही है। थर्ड कह रहा है कि इसको रामसर साइट होती है वेटलैंड्स को डिक्लेयर करने वाली साइट, मतलब रामसर साइट के इंटरनेशनल साइट होती हैं ये। अगर आपकी वेटलैंड इस इंटरनेशनल साइट पे जाके प्लेस हो गई और इस लिस्ट में आ गई तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत कंजर्व करना पड़ता है, बहुत प्रोटेक्शन देनी पड़ती है उस वेटलैंड को ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो सके। तो ये जो है पोंग डैम, इसको वेटलैंड कब डिक्लेयर किया गया, रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया, 2020 में। ये पॉइंट आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 2002 में आपका पोंग डैम वेटलैंड जो है उसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। तो ध्यान रखेंगे 2002 में डिक्लेयर किया गया था। चौथा पॉइंट है ये इकलौता प्लेस है कंट्री का भारतपुर सेंचुरी के बाद। भारतपुर सेंचुरी राजस्थान में है, मतलब भारतपुर सेंचुरी के बाद इस जगह पे रेड नेक ग्रेब जो हैं वो हर साल आते हैं। तो देखिए एक तरीके का लेक है, तो जो भी वाटर रिलेटेड स्पीशीज होंगे वो रेगुलरली यहाँ विजिट करते हैं। तो रेड नेक्ड ग्रेब जो हैं वो भारतपुर सेंचुरी के बाद यहाँ पे आते हैं आपके पोंग डैम वेटलैंड में। तो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर 3। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट रेन फेड एग्रीकल्चर। ये प्रोजेक्ट है, इसकी डिटेलिंग भी हमने इकोनॉमिक सर्वे में करी थी। ये किसने फंड किया है ये आप बताएंगे। कौन सी आपकी बॉडी है, तो ये वर्ल्ड बैंक है जो फंड कर रही है इस प्रोजेक्ट को। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल जो कि इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। जो आपका साइन हुआ मेमोरेंडम है उसमें ये लिखा गया है कि जो भी ऑफिशियल हैं 3 साल तक उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, लेकिन इनका ट्रांसफ़र 3 साल से पहले ही कर दिया गया
और बिना वर्ल्ड बैंक को इन्फॉर्म किए ये ट्रांसफ़र हुआ है। अब ये प्रोजेक्ट फंड अगर वर्ल्ड बैंक कर रहा है तो वर्ल्ड बैंक को भी जानने का हक है कि क्यों ट्रांसफ़र हुआ और उसे बिना बताए नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट न्यूज़ में आया। तो ध्यान रखेंगे ये प्रोजेक्ट 700 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड बैंक इसमें पैसा लगा रही है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि सब्सिडाइज्ड पेस्टिसाइड जो हैं उनको अब प्रोक्योर नहीं करेगा और सीधा सीधा सब्सिडीज़ का जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू ही फार्मर्स के अकाउंट में चला जाएगा। सब्सिडाइज्ड पेस्टिसाइड क्या होता है कि आपने दुकानदार को, जैसे मानिए 10 रुपये का पेस्टिसाइड है, फार्मर के पास 6 रुपये हैं, आपने 4 रुपये की सब्सिडी देनी है तो आप दुकानदार को 4 रुपये दे देंगे, ठीक है। 4 रुपये दुकानदार को आप दे देंगे और दुकानदार 6 रुपये में यानी कि कम पैसे में, जो कि 10 का है उसको 6 रुपये में यहाँ दे देगा क्योंकि 4 उसको गवर्नमेंट से मिल गया। तो इसके थ्रू एक्चुअल में क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट मिल नहीं पाता था। तो अब कौन सा डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश का जो कि ये कर रहा है कि 4 रुपये यहाँ नहीं दिए जाएंगे, सीधा अकाउंट में डाले जाएंगे बेनिफिशियरी के, मतलब 10 रुपये इसी बेनिफिशियरी को दिए जाएंगे और वो सीधा जाके 10 रुपये का प्रोडक्ट जो है वो खरीद पाएगा। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो अब डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को पेस्टिसाइड्स में इंप्लीमेंट करेगा? तो ये आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पे एयर स्ट्रिप जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाए, एयर स्ट्रिप को कंस्ट्रक्ट किया जाए, हवाई पट्टी बनाई जाए डिफेंस और सिविलियन पर्पस के लिए। तो ध्यान रखेंगे ये आपका लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति बहुत ही डेलिकेट एरिया है, स्ट्रेटेजिक एरिया भी है। इंडिया चाइना का जब फेस ऑफ हुआ था गालवन वैली में, उसके बाद से यहाँ पे एयर स्ट्रिप की, हवाई पट्टी की डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। दूसरी चीज़, अगर ये हवाई पट्टी बन गई तो वो टूरिज़्म को भी बढ़ावा देगी और आर्मी जो है वो आराम से यहाँ पे अपना जो सप्लाईज़ हैं, सामान है, वो दे पाएंगी। और इसके कंस्ट्रक्शन के लिए ये जो कंस्ट्रक्शन है ये रंगरीक में स्पीति वैली में करने की मांग चल रही है। अगर पर्टिकुलर एरिया पूछा जाए तो स्पीति वैली में, रंगरीक में बोला जा रहा है कि ये एयर स्ट्रिप जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाए। ये कब से बोला गया कि मतलब बीजेपी के इलेक्शंस के टाइम से बात चल रही थी, लेकिन हर बार ये प्रोजेक्ट जो है वो हॉल्ट पे चला गया। तो अब इसकी डिमांड जो है वो इंटेंसिव हो चुकी है और स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि हम मंडी में एयरपोर्ट खोलेंगे, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई बात नहीं हुई है। तो पूछा जा सकता है कि हिमाचल गवर्नमेंट कहाँ पे एयरपोर्ट खोलने की बात कर रही है जो खोला जा सकता है? तो मंडी है वो, ठीक है। नेक्स्ट है मिनी जू, जो कि हिमाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट जू है। तो ये 1957 में सेटअप किया गया था। ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है ये आप बताएंगे? मिनी जू आपका जो है ये आपका रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है आपका जू, और रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट सेंट्रल जू अथॉरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि जू के रिगार्डिंग आर्टिकल था न्यूज़ में। तो आपको करेक्ट बताना है। पहली स्टेटमेंट कहती है सेंट्रल जू अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल सही बात है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर आती है, सही पॉइंट है। ये अथॉरिटी का पर्पस होता है जू को रिकॉग्निशन देना, जू के कोऑर्डिनेशन को देखना, मतलब पूरे देश में जितने भी जू हैं उनको ये मान्यता देती है। ये 1992 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। कौन से एक्ट के अंदर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। बिल्कुल सही बात है। अगर पूछा जाए कौन से एक्ट के अंडर ये बॉडी बनाई गई तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर बनाई गई। 1 और 2 सही है। थर्ड की बात करते हैं, इसकी अध्यक्षता जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है, तो गलत है। जू अथॉरिटी है तो इसकी अध्यक्षता इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। थर्ड पॉइंट गलत है आपका, 1 और 2 सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। सो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।